friends, we are discussing about Jammu and Kashmir. I'm sure आप सब लोग जम्मू कश्मीर के बारे में काफ़ी चीज़ें जानते होंगे, बट मेरा मानना है कि दैट दिस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर आवर डिस्कशन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहली बात, अगर हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करना चाहें तो हम ये बात करना चाहेंगे दैट दिसंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनाउंस्ड ग्रांटिंग of provincial status to गिलगिट बाल्टिस्तान. गिलगिट बाल्टिस्तान को उन्होंने प्रोविंशियल स्टेटस देने का बात किया है, प्रोविजनली अप्रूवल दे दिया है. दोस्तों, पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं: खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोविंसेस? प्रोविंसेस आर बेसिकली लाइक इंडिया में यूनियन टेरिटरी के बारे में बात कर सकते हैं, है ना, उसके जैसा ये सिस्टम है. ओके, दिस इज व्हाट द आइडिया इज. पाकिस्तान के पास गिलगिट बाल्टिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, ठीक है, ये उसके पास है. चलिए पहले मैप के ऊपर आ जाते हैं, मैप समझ लेते हैं, देन वी कम बैक टू दी हिस्ट्री ऑफ यू कैन से कश्मीर, देन वी गो टू दी पार्टीशन के बाद क्या हुआ, ठीक है, पोस्ट वॉर कश्मीर के साथ क्या हुआ, पॉलिटिक्स में क्या हुआ, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 370 एंड आर्टिकल नंबर 35A. इनके बारे में हम बात करेंगे. ओके, चलिए पहले मैप देख लीजिए अच्छे से. ओके, सो दोस्तों, कलर स्कीम से समझ में आ गया होगा कि क्या किसके पास है. ओके, ठीक है भाई, रेड कलर चाइना के पास है. चाइना ने वॉर करके ये एरिया अपने हाथ में ले लिया था. ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज नोन एज LAC. ठीक है, हालांकि ये कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है. ठीक है, ये बोलते हैं कि वो पहाड़ की उस तरफ तुम्हारा, ठीक है, ये पेड़ की इस तरफ तुम्हारा, दोस काइंड ऑफ डिसीजंस आर देयर विथ LAC. ओके, 1962 में जो वॉर हुई थी वो इंडिया हार चुका था और उसकी वजह से ये अक्साई चीन उसके पास पहुंचा. इंडिया बोलता है कि वैसे हमारा है. चाइना ऑब्वियसली यहाँ तक तो आर्मी लगा के बैठा हुआ ही है, तो इसलिए वो तो स्कोप नहीं दिख रहा कुछ. एनीवे, ठीक है, देन ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, दैट इज पाकिस्तान का पार्ट है. ठीक है, बट एनीवे दिस इज POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. हालांकि इंडिया बोलता है ये हमारा पूरा रीजन है. ये सुनो, और इंडिया को बोलना चाहिए ये कश्मीर हमारा ही पार्ट है. ठीक है, हमें कभी ना कभी जब मौका मिलेगा तब हम इसको अपने हाथ में ले सकते हैं, ऐसा सोच के, यही मान के, यही बिलीफ के साथ, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सोचते हुए हमें सोचना चाहिए ये हमारा होगा. एनीवे, ठीक है, ये है पूरा जो ग्रीन एरिया में है वो, दैट इज उसके 2 पार्ट है, एक है आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान. और जो आपको छोटी डॉटेड लाइन दिख रही है, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ कंट्रोल. ओके, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ कंट्रोल. यहाँ कहीं सियाचिन है और ये एक एरिया है विच इज नोन एज ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज सक्षम वैली. पाकिस्तान ने इस एरिया को चाइना के हाथ में दे दिया है, मतलब अब चाइना का भी वो एरिया है. ये सुनो, ठीक है, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज. ठीक है भाई, पाकिस्तान अपनी मनमर्जी से दे सकता है क्या? भाई POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. पाकिस्तान में भी कोई अगर ऐसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम होगी तो वहाँ पे कोई ऐसे भाई साहब बैठे होंगे जो इस तरीके से करंट अफेयर में समझा रहे होंगे कि भैया ये पाकिस्तान का जो प्रोविंसेस है, तो वहाँ पे वो बताएंगे कि भैया ये है ना इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ऐसा करके कुछ समझा रहे होंगे. बट ठीक है, हम हमारी बात करते हैं. ठीक है, उनको जो कराए वो कराए. सवाल पहले ये पैदा होता है कि कश्मीर कभी भी इंडिपेंडेंट नेशन था या नहीं. आफ्टर मैप को समझने के बाद वी कम बैक टू दिस इश्यू. ओके, अच्छा, पहला इश्यू तो समझ में आ गया था. ठीक है, प्रोविंसेस गिलगिट बाल्टिस्तान. चलिए ग्रेट, अब दूसरे इश्यू पे चलते हैं. हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को समझेंगे तो जाकर हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यू कैन से कश्मीर कभी इंडिपेंडेंट यू कैन से नेशन रह चुका है कि नहीं. ओके दोस्तों, कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, जम्मू, लद्दाख, ठीक है, ये अलग अलग एम्पायर के पास अलग अलग समय पे था. ओवर यहाँ पे हिंदू रूलर्स, मुस्लिम रूलर, सिख, अफगान, ब्रिटिशर्स इनके ऊपर रूल करके गए थे. सबसे पहले देखें तो 1000 AD तक, मतलब 1339 तक, ठीक है, ये कुछ गोनादित्य से दिस कनकोटिया, लोहारा, ये मतलब हिंदू रूलर उनके ऊपर काम करते थे. ओके, पहला मुस्लिम रूलर केम टू कश्मीर वॉज शाह मीर. ओके, कब आया ये? 1339 में. ओके, 1339 में
पहला मुस्लिम रूलर आया, उसका नाम था शाह मीर, ठीक है। ओके, उसके बाद एक तरीके से देखा जाए तो शाह मीर की डायनेस्टी काम कर रही थी, फिर उसके बाद चाक डायनेस्टी आई, और ऐसे अलग अलग तरीके के इंडिपेंडेंट रूरल आते रहते थे। एंड देन फाइनली इन 1587 अकबर ने लड़ाई लड़कर कश्मीर को मुगल एम्पायर के अंदर ले लिया। जब मुगल एम्पायर के अंदर आ गया तो उसके बाद फाइनली इट वेंट टिल औरंगजेब के जाने के बाद तो इतने बड़े रूलर रहे नहीं, तो आजू बाजू वाले लोगों ने लड़ाइयाँ करना चालू करा। 1752 में अफगान रूल वहाँ पे चालू हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने वहाँ पे अफगान रूल लगाया। ओके, अब अहमद शाह अब्दाली के बाद 1819 में सिख रूल आया रंजीत सिंह के अंदर, वो चला कुछ साल तक। 1846 समझिएगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय पे इंडिया में राज कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला एंग्लो सिख वॉर लड़ा और उसके द्वारा ब्रिटिश एम्पायर ने कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लिया थ्रू अ ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। एंड उस समय पे महाराजा गुलाब सिंह काम कर रहे थे, ठीक है। तो डोगरा डायनेस्टी के द्वारा, ओके, डोगरा डायनेस्टी के अंडर ब्रिटिश एम्पायर इसको कंट्रोल करता था। ओके, सो दैट इन अ वे जम्मू कश्मीर वॉज अ प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ये सुनो, हैदराबाद, जूनागढ़, ठीक है, दिस बड़ौदा, बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे। और प्रिंसली स्टेट्स के मुताबिक डोगरा डायनेस्टी के महाराजा गुलाब सिंह वॉज कंट्रोलिंग दिस पर्टिकुलर कश्मीर, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। 1856 से लेकर 1947 तक ये प्रिंसली स्टेट रहा, ठीक है। अलग अलग तरीके के डोगरा डायनेस्टी के राजा वहाँ पे रूल करते थे, ठीक है। राजपूत थे डोगरा डायनेस्टी के लोग और वो वहाँ पे रूल करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे है ना, हिंदूज, मुस्लिम्स, ठीक है, अफगान, सिख, ब्रिटिशर्स, वापस हिंदूज, दे वर रूलिंग ऑन दिस रीजन। सो इन अ वे इट वॉज अ सेक्युलर एरिया, और वो कभी भी अलग देश था नहीं, है ना, कभी भी अलग देश था नहीं। सो भैया जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उस समय पे क्या स्टैंड था? जम्मू एंड कश्मीर वॉज अ प्रिंसली स्टेट अंडर महाराजा हरि सिंह, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर वॉज अ प्रिंसली स्टेट अंडर महाराजा हरि सिंह, और महाराजा हरि सिंह को इंडिपेंडेंट रहने की इच्छा थी, और इसकी वजह से ही वॉज अ ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। उनकी इच्छा थी कि भैया हम इंडिपेंडेंट रहे। सो देन ही वेंट फॉर स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट विद पाकिस्तान एंड इंडिया। ऑब्वियसली एक छोटा सा देश बीच में, आजू बाजू दो बड़े देश पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। और वो अगर अकेला रहना चाहे तो उन दोनों से परमिशन तो लेनी पड़ेगी, ऑब्वियस है, ठीक है। तो उन्होंने निगोशिएट करना चालू करे इंडिया और पाकिस्तान के साथ, दैट आई वांट टू रिमेन एज ए इंडिपेंडेंट, एंड ही ऑफर्ड अ प्रपोजल ऑफ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट टू बोथ डोमिनियन, वेदर इट इज पाकिस्तान और इंडिया। ओके, फाइनल डिसीजन के बारे में जब बात आई, ठीक है, तो इन्होंने जो कम्युनिकेशन दिया अगस्त 12, 1947 को उन्होंने ये कम्युनिकेशन भेजा था। 15 अगस्त 1947 पाकिस्तान अप्रूव्स दिस स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। ध्यान से समझना, 15 अगस्त 1947 पाकिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट करता है दैट वी अग्री दैट दिस स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज देयर। ओके, दिस इज हाउ द आइडिया इज। ओके, चलिए ग्रेट। उस समय पे जो कश्मीरी लोग थे उनका एस्पिरेशन क्या हो सकता है? दोस्तों, कश्मीर के बहुत सारे लोग इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के पार्ट थे। ओके, दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू हैव एनीथिंग सेपरेट, बट ऑब्वियसली दे वांटेड टू गेट अवे विद अ ब्रिटिश रूल। पर यह पता नहीं है कि इनको अलग देश रहना था, या उनको डेमोक्रेसी इंडिया में आना था, या उनको डोगरा डायनेस्टी में रहना था। हावेवर ये पक्का है कि जम्मू कश्मीर हैज रिमेन अ सेक्युलर स्टेट, इवन दो इट वाज अ मेजॉरिटी पॉपुलेशन बाय मुस्लिम, इवन दो दे वर सेक्युलर। अब ये पता नहीं कि उनके विचार क्या थे, ठीक है। हम ये एज्यूम कर सकते थे कि कश्मीरीज, ठीक है, वुड हैव प्रेफर्ड डेमोक्रेसी ओवर मोनार्की। ऑब्वियस है ना, हर बंदे को डेमोक्रेसी चाहिए ओवर मोनार्की, ठीक है। दोस्तों, 1947 में इंडिया ने सजेस्ट किया कि लेट्स डू प्लेबिसाइट। ओके, कि चलिए प्लेबिसाइट करते हैं, पूछते हैं जम्मू कश्मीरी लोगों के एस्पिरेशंस क्या है,
ओके, उस समय पे शेख अब्दुल्ला थे, है ना, शेख अब्दुल्ला वहाँ पे रूलर थे। वो डेमोक्रेसी के विचार, सेक्युलरिज्म के विचार, पान इंडिया नेशनलिज्म के विचार वाले एक ऐसे विचार के आदमी थे शेख अब्दुल्ला, और वो भी बहुत कॉन्फिडेंट थे, इंडिया भी बहुत कॉन्फिडेंट था कि प्लेबिसाइड किया जाएगा और हम जीतेंगे। जूनागढ़ में किया गया था दोस्तों, ये सुनो, ठीक है। जूनागढ़ स्टेट में मोहम्मद महाबत खान जी 3 ने जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मर्ज करने का वादा किया, और उन्होंने बोला था कि हम मर्ज करेंगे। ही वॉज द लास्ट मुस्लिम रूलर, और वहाँ पे भी उन्होंने प्लेबिसाइड किया। प्लेबिसाइड की वजह से जूनागढ़ केम टू द पार्ट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली कोई स्कोप ही नहीं था उनके पास, हैदराबाद में प्लेबिसाइड हुआ ही नहीं, हैदराबाद में तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हमने ले लिया। ओके, अक्टूबर 1947, ठीक है। अब इंडिया ने सजेस्ट तो कर दिया 1947 अगस्त में, पाकिस्तान का पेशेंस छूटा जा रहा था, है ना, वो बहुत इम्पेशेंट हो रहा था। दोस्तों अगर इम्पेशेंट होते ना तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन हुई वैसी सिचुएशन आपकी भी होगी अगर आप इम्पेशेंट वे में क्लैट की एग्जाम दोगे तो, है ना। सो बिल्कुल पेशेंट रहिएगा दोस्तों, है ना, शांति से समझिए कि क्या एक्शन हो रही है, क्या सोचना है, कैसे आगे बढ़ना है, उधर ध्यान देना है। पाकिस्तान ने इम्पेशेंट होकर कश्मीर पे अटैक कर दिया, ठीक है, बाई दे आर ट्राइबल पीपल सपोर्टिंग ट्राइबल पीपल ऑफ पश्तून ट्राइबल पीपल विच आर मेजरली फ्रॉम, यू कैन से दिस आज़ाद कश्मीर के एरिया के लोग थे, गिलगिट बाल्तिस्तान के लोग थे, ठीक है। तो ये ट्राइबल मिलिटेंट अटैक हुआ अक्टूबर 1947 में। राजा हरि सिंह ऑब्वियसली मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है। ही केम टू इंडिया एंड आस्क्ड फॉर इंडियाज हेल्प। इंडिया ने बहुत आसानी से एक कागज रख दिया, ये रहा भैया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उस समय पे गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है भैया। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बोला कि भैया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लीजिए, ठीक है। और वहां पे वॉर हुई, 1947 वॉर हुई। ओके, ये वॉर चल रही थी, जम्मू कश्मीर के लोगों के व्यू क्या है पता नहीं, ठीक है। तो उस समय पे इंडिया ने सोचा दैट इट इज अ गुड टाइम, है ना दोस्तों। ये समझिए 26 अक्टूबर, है ना, ये डेट मैं बता दूं आपको, 26 अक्टूबर 1947 श्रीनगर में महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। ओके, और जैसे ही ये एक्सेशन साइन किया उसके बाद आर्म फोर्सेस की लड़ाइयाँ चालू हो गई। 1947-48 में लड़ाई हुई, ठीक है। पाकिस्तान ने बहुत सारे एरिया इलीगली कैप्चर कर लिया। वन ऑफ देम इज नोन एज आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्तिस्तान, जिसको पीओके का नाम दे दिया। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को 1948 1 जनवरी को पिक्चर में लाने की कोशिश करी। अब इंडिया को क्या पता कि यूनाइटेड नेशन एक नई संस्था है, उसको क्या पता ये प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है, बट हाउएवर वी वेंट विथ इट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान एस्टैब्लिश किया गया। ओके, ऑन 21 अप्रैल 1948 उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया विच इज यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन ऑन जम्मू कश्मीर, और वो रिजोल्यूशन क्लियरली बोला दैट पाकिस्तान इज the aggressor state. Pakistan has to vacate all occupied territory in the state and hand over all the vacated territory to India. India has to remove all their armed forces, ठीक है, just they have to ensure law and order, that's it, and India will conduct plebiscite in the state. Okay, ठीक है, ये resolution हुआ, ठीक है। plebiscite हुआ नहीं, रेफरेंडम हुआ नहीं, ठीक है। पाकिस्तान ने वहाँ से जगह खाली नहीं करी। इंडिया ने बोला हम जगह खाली इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान वहाँ से निकला नहीं। पाकिस्तान बोलता है कि आपने प्लेबिसाइड और रेफरेंडम किया नहीं तो हम हमारी आर्मी हटा नहीं सकते हैं, ये सुनो। सो दैट वे द प्रॉब्लम स्टार्टेड। ओके, सो दिस इज हाउ द इश्यू स्टार्टेड। अब इस इश्यू का सॉल्यूशन अब इंडिया के हाथ में था, वहाँ के लोगों के हाथ में था, ठीक है दोस्तों। 1925 में वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ की कश्मीर की पहली पॉलिटिकल पार्टी थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसका बाद में नाम दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज अ सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके प्रेसिडेंट थे शेख अब्दुल्ला। ओके, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ पे पॉलिटिकली बड़ा दबदबा था, ठीक है। जिस दिन महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, ठीक है, तब जम्मू कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है,
शेख अब्दुल्ला। ओके, शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बने। ओके, और शेख अब्दुल्ला वॉज ऑब्वियसली नॉट, यू कैन से, हैप्पी विद जम्मू कश्मीर ज्वाइनिंग पाकिस्तान, ठीक है, पर वो प्रो रेफरेंडम वाले आदमी थे, ठीक है। उन्होंने जो फॉर्मल एक्सेशन टू इंडिया था उसको डिले किया कि रेफरेंडम करे, ठीक है, ये करने की कोशिश करी, ठीक है। हावेवर ये पूरे एरिया में जब 1947 में वॉर हुई, कन्फ्लिक्ट होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी, ये सुनो, ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला जी को, ठीक है, पकड़ के डिटेंशन कर दिया और वहाँ पे इंडिया ने अपना रूल बनाना चालू करा। अब यहाँ से गलतियाँ होने लगी, ठीक है, हम आते उस बात के ऊपर, ठीक है। पर 1957, समझिएगा 1947 में ये सब हो रहा था, ठीक है। 1957 में finally the government of Jammu Kashmir has ratified this instrument of accession to India, and thereby Kashmir was formally incorporated in India. Okay, तब तक इंडिया ने एक वॉर खेल चुके थे 1947 की, उसके बाद भी इन 1965, 1971 पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ी हमने। अलग अलग वॉर थी, अलग अलग कारणों की वजह से थी, ठीक है। 1998 में कारगिल वॉर हुई, 1962 में हमने इंडिया और चाइना की वॉर हुई, ये लड़ाई लड़ी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों शेख अब्दुल्ला जी पावर में थे, ओके, ठीक है, शेख अब्दुल्ला जी पावर में थे, ठीक है। उसके बाद उनको जो इगेन से जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी ने उनको डिटेंशन में डाल दिया। ओके दोस्तों, ये जो समय हुआ जहाँ पे इगेन से पोस्ट वॉर कश्मीर, और जब कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो गया, तब इंडिया ने आर्टिकल नंबर 370 और आर्टिकल नंबर 35A को के द्वारा कश्मीर को ऑटोनोमस और स्पेशल स्टेटस देने का वादा करा। ये सुनो, so article number 370 gives a greater autonomy to Jammu and Kashmir compared to the other state will have their own constitution. All the provision of Indian constitution will not be applicable to the Kashmir. They have their own provisions, laws which are passed by parliament of Jammu Kashmir. That is the only law which will be applicable to state. Okay, and no Kashmiri, so no non-Kashmiri Indian can buy property in the Kashmir. Okay, this is how the idea was. This is article number 370. अब आर्टिकल नंबर 370 के बारे में कश्मीर के लोगों के मन में कुछ बुरी बातें हो, आपके मेरे मन में, क्योंकि वी आर नॉन कश्मीरीज, आपके मेरे मन में कुछ बुरी बातें हो, तो मतलब लड़ाइयाँ तब तक चलती रही, ठीक है। जैसे ही शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने बड़े बड़े लैंड रिफॉर्म करना चालू करे, ठीक है, और जिसकी वजह से वहाँ के लोकल लोगों को बड़े बड़े बेनिफिट होने लगे, ठीक है। बट ऑब्वियसली उनके बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाइयाँ चालू हो गई, डिफरेंसेस बढ़ने लगे, और वो डिफरेंसेस की वजह से उनको 1953 में डिसमिस करके उनको पावर में से डिटेंशन में डाला गया, ठीक है। ही वॉज इन डिटेंशन फॉर सो मेनी ईयर्स, ठीक है, और काफ़ी समय तक वहाँ पे कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी अलग अलग पॉलिटिकल सपोर्टर के द्वारा। ओके, ठीक है, सो डिटेंशन में डाला गया। ओके, डिटेंशन के बाद उनको वापस पावर में लाया गया। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर बाई सम राउंड अगेन से 1977, तब वहाँ पे इलेक्शन हुए, ठीक है। एंड 1982 में शेख अब्दुल्ला की मौत हुई, ठीक है, तो उनके बेटे दिस फारूक अब्दुल्ला, ओके, बिकेम दी CM देन, और वहाँ से फिर पॉलिटिकल दुनिया चालू हो गई, वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, ठीक है। 1989 में, ठीक है दोस्तों, ये समझिए, यहाँ से 1989 तक आते आते वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अच्छी तरीके से हुई नहीं, लोगों की बातें अच्छी तरीके से रखी नहीं गई, ठीक है। उनकी जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस थे उनको फुलफिल नहीं करा गया, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं किया गया, ओके, जिसकी वजह से इस पूरी सिनेरियो का भरपूर फायदा उठाया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने बहुत सारे इंसर्जेंसीज को मदद करी। एंड 1989 में एक बहुत बड़ी इंसर्जेंसी हुई विच वॉज सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, जहाँ पे बहुत सारे हिंदू लोगों को, दोस्त पंडित के बारे में बात होती है ना, दैट इज कश्मीरी पंडित को वहाँ से निकलना पड़ा, वो निकलना पड़ा वहाँ से। एक तरीके से देखा जाए तो पूरी कश्मीर वैली में हिंदू रहे ही नहीं, और इसकी वजह से 1980 में
सर 1990 में APSPA इंट्रोड्यूस करना पड़ा, इंडिया ने इम्पोज कर दिया। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जम्मू कश्मीर में लगा दिया, ये सुनो। और ये नंबर ऑफ ईयर वहाँ पे आर्म फोर्सेस रहे 1990 से करीबन 2002 तक के बारे में बात करें तो हालत बहुत ख़राब रही। और यही समय था जहाँ पे मतलब कश्मीर एक तरीके से देखा जाए तो हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब तो कोई स्कोप ही नहीं था। फिर भी 2002 में फेयर इलेक्शन हुए, 2015 में और इलेक्शन हुए, फेयर इलेक्शन हुए, और बीजेपी भी वहाँ पे पावर में आई। मतलब वहाँ पर जाकर बीजेपी ने अपना खाता खोला और वहाँ पे जाकर उन्होंने अच्छा काम किया, ठीक है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ उन्होंने इन्वॉल्व करके ये सब एक्टिविटी करी। हावेवर, ठीक है, पता नहीं किस चीज़ की अर्जेंसी लगी और इसकी वजह से फाइनली आर्टिकल नंबर 370 5 अगस्त 2019 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा निकाल दिया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने राज्यसभा में अनाउंस किया दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड इश्यूड एन ऑर्डर विच इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेशन the application to Jammu and Kashmir order 2019 which will supersede 1954 order। दोस्तों 1954 के ऑर्डर के द्वारा some of the articles of Indian Constitution will be applicable to Jammu Kashmir, otherwise Jammu Kashmir will have their own status, ऐसा बोल दिया। जिसकी वजह से ये जब सुपरसीड कर दिया तो उसकी वजह से अब जम्मू कश्मीर का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। ओके, प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर इशू किया उस ऑर्डर की वजह से जम्मू कश्मीर का जो 370 वाला स्टेटस था वो निकल गया। वहाँ के सिटीजन्स का 35A के द्वारा जो स्पेसिफिक पावर था वो भी निकल गया। ये सुनो, तो दोस्तों अब जब ये निकल गया तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट निकाला गया 31 अक्टूबर 2019 के द्वारा, ठीक है। ये दो नई यूनियन टेरिटरी आई, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर was with legislative assembly and Ladakh was a normal union territory। 31 October 2019 is celebrated as a national unity day। उस दिन इस दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी के बारे में बात आई। दोस्तों कश्मीर के पास मल्टीपल डायमेंशन है, एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है, इंटर स्टेट इश्यू है, इंट्रा स्टेट इश्यू है। There are separatist movements are happening। It was a princely state which came under the power of British India, ठीक है। And now it is not entirely with India। पाकिस्तान भी उसके अंदर में है, चाइना भी उसके एरिया में एक से कुछ एरिया ऑक्यूपाई करता है। So this Kashmir problem is not just including the issue of Kashmiri identity, it is not the issue of Kashmiriyat, but it is also the issue of the own identity। जैसे हर एक स्टेट की अपनी अपनी आइडेंटिटी के इश्यूज चलते हैं। तमिलनाडु में तमिलियन आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है, कर्नाटका में कन्नडन की अपनी आइडेंटिटी के बारे में अपना प्रॉब्लम है, बंगाल का बंगाली आइडेंटिटी के बारे में, केरला में मलयाली आइडेंटिटी के बारे में। तो इस तरीके के आइडेंटिटी इश्यूज बड़े चलते हैं। जम्मू कश्मीर इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ अ प्लूरल सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन द कंट्री। It is not having only religious diversity but also cultural diversity, linguistic diversity, ethnic and tribal diversity, ठीक है। Unfortunately, from the perspective of the youth of Kashmir, we have a lot of students from Kashmir, ठीक है। प्रो टैलेंट के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कश्मीर के हैं, ठीक है। There is a growing trust deficit with the youth of those people, ठीक है। जिस तरीके से कश्मीर के इश्यू को मिसहैंडल किया गया सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, अलग अलग तरीके से स्टेट असेंबली को डिसमिसल किया गया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा पावर दिया नहीं और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी फेल हो गई। इट इज़ नॉट जस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट विच हैज़ फेल्ड, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी फेल हो गई। और साथ में पाकिस्तान ने मिलिट्री और टेररिस्ट आउटफिट को सपोर्ट किया और उसके द्वारा इंडिया ने भी आर्म फोर्सेस APSPA लगा दिया। तो कश्मीर इश्यू बड़ा कॉम्प्लेक्स होने लगा। आज इस इश्यू के बारे में जब डिबेट करी जाती है कि इसको कंप्लीट स्टेटहुड देंगे, और अभी मोदी साहब ने इसके बारे में मीटिंग करी थी, बहुत कॉर्डियल एनवायरनमेंट दिख रहा था, ऐसा सब लोग बता रहे थे, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे नथिंग हैज़ हैपन, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट यू कैन से समथिंग वेरी स्पेसिफिक थिंग टू टेक प्लेस।
ठीक है। ये तोड़ने के बाद जब ये 2 यूनियन टेरिटरी में इसको तोड़ दिया, ठीक है, अब इंडिया कोई तरीके से यहाँ पे कोई डिफिकल्ट एक्शन लेता है, कोई हार्श एक्शन लेता है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू मैनेज। पहले क्या होता था, ये पूरा रीजन था, इस पूरे रीजन को कोई मतलब पाकिस्तान बोलता है कि मेरा है या चाइना बोलता था कि मेरा है, तो वी हैड अ वेरी लेजिटिमेट रीजन टू टेल कि ये पूरा रीजन हमारा है। अब देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी फॉर पाकिस्तान टू डिमांड जम्मू कश्मीर, सेइंग दैट कि भैया यहाँ के लोग हमारे हैं। उधर चाइना बोलता है कि एथनिकली ये लोग हमारे हैं। मतलब by dividing this into 2 different union territories, we made a big mistake in the international forum. कल उठ के इसमें से कोई एक एरिया के ऊपर जो डिमांड क्रिएट होगी, ठीक है, वो डिमांड है ना के सामने हम खड़े रह पाएंगे क्या? आई थिंक नो। पहले हम रह पाते, चाइना बोलता कि ये पूरा एरिया हमारा है, ठीक है, तो बोलते हैं ना भाई, मतलब वहाँ जम्मू कश्मीर कभी भी तुम्हारा हुआ नहीं है, तुम एथनिक डायनेस्टी के बारे में बात करते हो, पर ये पूरा रीजन एक है, ठीक है, ये रीजन की प्लूरालिटी के मुताबिक कभी भी ये तुम्हारा हो नहीं सकता, ठीक है। उधर चाइना, उधर पाकिस्तान बोले कि भाई जम्मू कश्मीर क्योंकि मुस्लिम लोग हमारे हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ना भाई लद्दाख के लोग देखो ना बुद्धिस्ट है, ठीक है, तुम्हारा रीजन कैसे हुआ? अब हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं बताए, ठीक है। So we have to, you can say, be very cautious about this, ठीक है। पता नहीं इंडिया के लोगों को ये डिवीजन से बहुत अच्छा लगा, लोगों को लगा कि अरे वाह, हम जम्मू कश्मीर में जाकर ज़मीनें खरीद पाएंगे। मतलब लोगों के पास इतने पैसे थे कि ज़मीन खरीदने के लिए उनको जम्मू कश्मीर का वेट करना था, पता नहीं क्यों, है ना। बाकी कोई ज़मीनें बची नहीं थी क्या इंडिया में, ठीक है। अच्छा, दूसरा, लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ शादियाँ करनी थी, ठीक है ना, वहाँ की लड़कियों के साथ शादियाँ करनी थी। मतलब क्या ही विचार है, ठीक है, क्या ही सोच के साथ लोगों को लगा कि अरे मोदी साहब ने अच्छा किया, ठीक है। पर क्या करे, सिचुएशन डेफिनेटली बुरी हो चुकी है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ऑल द बेस्ट। Hello friends, welcome to ProTalent and we are talking about CBI Chief Appointment. I'm sure all of you understand that कोई भी सोसाइटी में अगर शांति से रहना है, ठीक है, अच्छी तरीके से रहना है, सेफ रहना है, then we keep people like श्रीकांत, ठीक है, फ्रॉम टास्क फोर्स, ये सुनो, ऐसे लोगों को हम रखते हैं, ठीक है, एंड दे एक्चुअली हेल्प, है ना, हमें भैया जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम से, जुल्फिकार वाले केस से बचाते हैं, ठीक है, LTTE से बचाते हैं। हालांकि ये फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है, बट इन रियलिटी वी हैव सो मेनी एजेंसीज। ओके, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द CBI चीफ अपॉइंटमेंट कंट्रोवर्सी। एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटिव एज वेल एज इंटेलिजेंस एजेंसीज। दोस्तों, CBI इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। हम उसके ऊपर आते हैं, बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये कंट्रोवर्सी पहले समझ लेते हैं। सुबोध कुमार जी 1985 के IPS से बैच महाराष्ट्र कैडर के IPS है, जो CISF के डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है, और उनके अपॉइंटमेंट में कंट्रोवर्सी हो गई, ये सुनो। सो जनरली इन CBI डायरेक्टर का जो सिलेक्शन करना होता है, उसमें 3 लोगों की कमिटी बिठाई जाती है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये सुनो। सेकंड इज लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, और द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, ये सुनो, है ना। ये प्रॉब्लम 2014 से चालू हो गया था, क्योंकि 2014 में कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं थी। अपोजिशन पार्टी होने के लिए कंडीशन ये होती है कि मिनिमम 10% सीट्स आपके पास होनी चाहिए ऑफ द हाउस। ओके, सो वी हैड 543 का 10% इज 54। द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैड 44 सीट्स, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। और CGI, या तो CGI जिसको अपॉइंट करे वो सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, ये होने चाहिए। ओके, चलिए ग्रेट। तो अब यहाँ पे जब उनका अपॉइंटमेंट हो रहा था, तो बहुत सारे लोग लाइन में थे, जिसमें NIA के चीफ मिस्टर YC मोदी, ओके, एंड BSF के चीफ मिस्टर राकेश अस्थाना, ठीक है, ये दोनों लाइन में थे, और दोनों
मोदी साहब के अच्छे दोस्त हैं, मतलब मोदी साहब को बहुत पसंद है ये लोग। राकेश अस्थाना जी तो उनके बहुत ही नज़दीकी है, ठीक है। बहुत सारे केसेस राकेश अस्थाना जी ने उनके हैंडल करे थे। एनीवे, सो द पॉइंट हियर इज कि ये दो लोग ये लाइन में थे और सुबोध कुमार जी लाइन में थे, ठीक है। तो जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर एन.वी. रमन्ना, ही ऑब्जेक्टेड द नेम ऑफ दिस टू पीपल, okay, that is YC Modi and you can say Rakesh Asthana ji, because in a previous famous case of Prakash Singh case, ठीक है, एक फेमस केस हुआ था दोस्तों, प्रकाश सिंह केस, ठीक है। प्रकाश सिंह केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट यू कैन से एनी पर्सन, यू कैन से हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, एंड हुज टेन्योर इज लेस देन 6 months लेफ्ट, अगर 6 महीने से कम समय अगर उसके ही यू कैन से टेन्योर में बचा हुआ है, ठीक है, एज अ पोस्ट ऑफ द चीफ ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। यस और नो, ठीक है दोस्तों। बात हो रही थी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, ओके, बात थी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को यहाँ पे अप्लाई किया। Yes or no? I hope it is very clear to you. ऐसा अप्लाई कर सकते हैं क्या? Obviously, there is a good possibility of application of such kind of thing. Okay, I hope this is very clear. Okay, so दोस्तों CBI के बारे में हम 2 मिनट में वापस आते हैं, ठीक है। We will come back to CBI after discussing this various issues. भारत जैसे देश के अंदर, ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती है, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेटिंग और इंटेलिजेंस एजेंसीज आर हेल्पिंग अस to maintain peace and order in the country, ठीक है। कभी कभार यू कैन से इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है तो ड्रोन अटैक हो जाता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है, बट एनीवे वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दोस प्रॉब्लम्स, बट वी आर डेफिनेटली बॉदर्ड अबाउट यू कैन से मैनी ऑफ दिस एजेंसीज। रॉ, जिसके पीछे लोगों को यू कैन से मेहनत करने की इच्छा होती है, मतलब टाइगर बनने की इच्छा हो जाती है, ठीक है। 26/11 अटैक के बाद वी स्टार्टेड विद NIA, ठीक है, CBI तो पहले से ही था, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं दोस्तों। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, सबसे पहला ये एक ऐसे बॉडी है जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने इसका अप्रूवल दिया था, ठीक है। उन्होंने ये प्रपोज किया था दैट शुड बी एंटी टेररिज्म यूनिट बाय द नेम ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, ठीक है, जस्ट लाइक दैट ऑफ यूएसए में भी ऐसा ही सेंटर है। ये सुनो, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला था दिस वाज प्लान्ड सपोज्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड अंडर UAPA ऑफ 1967। UAPA 1967 के अंदर इसको एस्टैब्लिश करने की बात थी और छोटी छोटी ऑफिसेस पूरे इंडिया में बनाई जाएगी और सब लोग इंटीग्रेटेड रहेंगे, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर होगी। हालांकि बहुत सारे स्टेट्स ने ऑब्जेक्ट किया था दैट NCTC is anti-federal, it is encroachment upon states' law and order domain. I'm sure you understand that. You can say law and order, you can say issue is in the hands of state. Okay, चलिए great. Next is intelligence bureau. Okay, दोस्तों इंडिया का जो प्राइमरी you can say बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत रेप्यूटेड इंटेलिजेंस एजेंसी है, ओके। दिस इज कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनके डायरेक्टर ऑफ IB होते हैं, DIB होते हैं, फिर जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी, चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, इस तरीके से सिस्टम बनाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ कौन है, ठीक है। अरविंद कुमार जी है या कोई नए भाई साहब है, ठीक है। चलिए ग्रेट। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में आपको पता है कि ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंटरनल न्यूज एजेंसी मॉनिटरिंग करती है गवर्नेंस इश्यूज के बारे में, ठीक है। एंड देन रॉ इज अ स्पाई एजेंसी, ओके, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। ये लोग अपॉइंट होते थे IB से ही पहले, ओके, है ना। तो सलमान खान तो इन्वॉल्व हो नहीं पाता, IPS, इंडियन मिलिट्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यहाँ से लोग आने लगे, ओके। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा रॉ में लोग आते थे। अब धीरे धीरे ये समझने की ज़रूरत पड़ी कि हमें पाकिस्तान और चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ी। सो नाउ वी अलाउ मेंबर्स ऑफ रॉ फ्रॉम मैनी अदर यू कैन से सोर्सेज एज वेल। रॉ विच इज़ फुल फॉर्म इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ओके, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। उनके चीफ कौन है प्लीज बताइए, ठीक है। देन वी हैव CBI।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, दिस इज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इन द कंट्री, 1941 में एस्टैब्लिश करी गई थी, जब वर्ल्ड वॉर 2, मतलब 1941 देश आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, तभी तो मैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, यू आर एबल टू कनेक्ट दिस, यस और नो। तो ये लोग फोकस करते हैं एंटी करप्शन, इकोनॉमिक क्राइम और स्पेशल क्राइम के बारे में। हम आते हैं इसके ऊपर, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट NIA, National Investigation Agency. National Investigation Agency was created by an act of parliament, ठीक है, in 2008, प्राइमरली मुंबई टेरर अटैक के बाद भारत जैसे देश के अंदर एक महत्वपूर्ण बॉडी होनी चाहिए जो ऐसा इन्वेस्टिगेशन करे। हालांकि यू कैन से इस एजेंसी के पास जो पावर होना चाहिए वो पावर देने के लिए अलग से एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी पड़ेगी, तब जाकर तो हमने पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा इसको बनाया। और ये NIA 8 महत्वपूर्ण यू कैन से लॉज के ऊपर काम करता है। ओके, चलिए हम उसके बारे में भी देखेंगे 2 मिनट में। नेट ग्रीड, ओके, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रीड, ओके, नेट ग्रीड, ओके, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रीड, ओके, ठीक है। 2008 के बाद हमें एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क चाहिए था, ताकि अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के पास जो डेटाबेस हो वो इंटीग्रेटेड चाहिए, ताकि सही तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन कर सको। जो भी सेंट्रल एजेंसी है लाइक CBI और NIA या रॉ है या इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन सबके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा तो होनी चाहिए एक जगह पे, और ताकि उसकी जानकारी ले सकें। सो नेट ग्रीड का हेडक्वार्टर है एक से जो पहले बेंगलोर में हुआ था और अब वो एक से दिल्ली में पहुंच चुका है, ठीक है। देन वी हैव NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है, दैट इज इंडियन पुलिस को ये एम्पावर करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, दिस इज NCRB, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ओके, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सही तरीके से एनफोर्स करने के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड NCRB। देन वी हैव अ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, ठीक है, इट्स अ सुप्रीम कोऑर्डिनेट बॉडी और एजेंसी, ठीक है, और विच इज नोन एज चीफ लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी, प्राइमरली battling the drug trafficking of the you can say country, है ना। अलग अलग तरीके से दुनिया में ड्रग ट्रैफिकिंग तो बहुत होते हैं, वी ऑल नो सुशांत सिंह का फेमस केस, यस और नो, ठीक है। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो was a part of it, ठीक है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है, DRI बोलते हैं। जनरली ये लोग कोशिश करते हैं स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, स्मगलिंग ऑफ गोल्ड, स्मगलिंग ऑफ डायमंड्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फॉरेन करेंसीज, काउंटरफेट इंडियन करेंसीज, ठीक है, ड्रग्स, है ना, इन सब का स्मगलिंग ना हो, इसके लिए डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस काम करती है। एंड देन वी हैव एन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ओके, चलिए हम इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। हम ऑब्वियसली 3 मेजर एजेंसीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, हम इन 3 मेजर एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली एजेंसी है आपकी NCB। ओके, व्हाट इज NCB? दिस इज कनेक्टेड टू नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। भारत जैसे देश में जो हमारी बॉर्डर है, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उन इंटरनेशनल बॉर्डर से काफी ज्यादा ड्रग्स आता जाता रहता है। ये सर नो, आई एम श्योर यू नो, यू कैन से गोल्डन ट्राइंगल विच इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, ठीक है, ये एक रास्ता है। एंड देन देयर इज अ गोल्डन क्रेसेंट विच इज थाईलैंड, मलेशिया एंड यू कैन से इंडोनेशिया, है ना, वो एक गोल्डन क्रेसेंट है, वहां से ये ड्रग्स आते जाते रहते हैं, ठीक है। दोस्तों, इंडिया is a member of many UN conventions, ठीक है। 1961 का एक कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, UN कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, ठीक है। ये सब ड्रग्स के बेसिस के ऊपर वी एस्टैब्लिश्ड अ लॉ विच इज नोन एज, यू कैन से, नेशनल ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एब्यूज एक्ट। ओके, ठीक है, तो वो आर्टिकल नंबर 47 के द्वारा हम उसको प्रिवेंशन के लिए ये लॉ बना के रखा था। ओके, NEPS एक्ट 1985, और उस एक्ट के तहत वी डेवलप्ड NCB एज अ बॉडी। We are also a member of 1988 convention called United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances, ठीक है, which is very important. And year 2000 में we are also member of signatory of Transnational Crime Convention. Okay, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 47 बोलता है कि भैया गवर्नमेंट को इस तरीके के ड्रग, ओके,
जो लिकर है या यू कैन से कैनबीज है या इस तरीके के जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है, केमिकल्स है, उसका प्रोहिबिशन करना चाहिए और उस पावर से ये एक्ट बनाया गया था। सिमिलरली ये जो कन्वेंशन साइन किए थे उसके पावर से भी ये एक्ट बनाया गया था। काफ़ी लेट आए पर देर आए दुरुस्त आए, ऐसा मान सकते हैं। देन वी हैव सीबीआई। सीबीआई was established in 1941 in World War II. During World War II, there was a need for various corruption practices happening in Indian government. बहुत सारी करप्शन प्रैक्टिसेस हो रही थी, उसको रोकने के लिए स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाने की कोशिश करी गई। Yes or no? Then over a period of time, this you can say CBI became one of the very you can say powerful body. ठीक है, और ये पावरफुल बॉडी बनते बनते धीरे धीरे जाकर आगे कहानी बिगड़ने लगी। ठीक है, उनका फोकस था, दोस्तों ये समझना जरूरी है, ये बनाई गई थी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर, जिसको बाद में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर लिया गया। ओके, उनका मेन फंक्शन था टू इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन रिलेटेड टू वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर II। उस समय पे ये बनाने की कोशिश करी थी। फिर 1963 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर डाला गया। ओके, एक संथनम कमेटी के द्वारा ये संथनम कमेटी 1962 में बिठाई गई थी और उसके द्वारा इनको यहाँ पे डाला गया। ओके, सो इनके पावर आते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा। इट इज अ मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन बॉडी है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। ओके, और इंटरनेशनली जो भी इंटरपोल होता है, आई एम श्योर यू नो इंटरपोल विच इज इंटरनेशनल पुलिस, इंडिया इज अ इंटरपोल मेंबर कंट्री। ओके, सो thereby CBI is a national central bureau or a nodal police agency of India which coordinates with the Interpol. Okay, that is what they are doing. Okay, अच्छा चलिए, अब ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसकी वजह से स्टेट्स के परमिशन चाहिए कि वेदर स्टेट इज अलाउड because of you can say federal structure of the country. Okay, so state government you can say अगर परमिशन दे सीबीआई को अपने यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने की तो सीबीआई वहाँ पे जा सकती है। अगर स्टेट उसको ना बोले तो भैया नहीं जा सकती। सो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल ने क्लियर कट ना बोल दिया दैट वी विल नॉट अलाउ सीबीआई टू एंटर इनटू आवर स्टेट। ओके, और वेस्ट बंगाल में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। ओके, सीबीआई के मेजर काम आज की तारीख में क्या है? सीबीआई आज की तारीख में यू कैन से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से शिफ्ट होकर ये पहुंच चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल में। दोस्तों सीबीआई कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है, लॉ के द्वारा पावर डिराइव जरूर करती है पर यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सीधी पीएमओ के अंडर में आती है। ओके, विच मीन्स सीबीआई पीएमओ के अंडर में है और इसीलिए सीबीआई जब भी इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है, वो एक ऐसे पॉलिटिकल मोटिव के साथ करती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फेमस हवाला स्कैम केस के अंदर ये बोला था दैट दिस सीबीआई इज अ केज्ड पैरट। वो एक केज्ड पैरट हो चुका है। ये सुनो, जो भी सत्ता पे होगा, भैया मोदी साहब होंगे, ठीक है, तो वो सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे कांग्रेस के खिलाफ, ठीक है, कांग्रेस सत्ता पे होगी तो बीजेपी के खिलाफ यूज करा जाएगा। हवाला स्कैंडल हो गया, बोफोर्स स्कैंडल हो गया, 2G स्पेक्ट्रम केस हो गया, कोल स्कैम हो गया, या आप नाम दीजिए जयललिता, PV नरसिम्हा राव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, ठीक है, इन सबके खिलाफ जो केसेस हुए वो प्राइमरली सीबीआई और मिस हैंडल किया था पूरा का पूरा दुनिया। ठीक है, तो क्या करती है ये लोग? इकोनॉमिक ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन, एंटी करप्शन का इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल क्राइम डिवीजन का इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों शुरुआत में you can say CBI was under RTI. Now you can say after some round you can say 2014 के बाद this is not coming under RTI. It is exempted from RTI. The founder of CBI was Mr. DP कोहली, ठीक है, जो फाउंडर थे 1963 में जब वो यू कैन से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पहुंचा था तब। ओके, सो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस सीबीआई। नाउ वी टॉक अबाउट यू कैन से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। दोस्तों एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज कमिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इनका काम क्या है भाई? भारत जैसे देश के अंदर इकोनॉमिक ऑफेंसेस काफी बढ़ने लगे हैं। ये सुनो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस किस तरीके से होते हैं?
ठीक है दोस्तों, एक ज़माने में इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते थे, फॉरेन एक्सचेंज के, और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ज़रूरत पड़ती थी फेरा नाम के रूल्स की वजह से। फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज को हमने बोला था अगर कोई भी उसमें डील करेगा तो वी सेड दैट यू कैन से अगर आपने कुछ गलत करा तो इट विल बी अ क्राइम, ओके, ठीक है। तो एक नॉर्मल पुलिस भी इसको इन्वेस्टिगेट करती थी, ठीक है, और धीरे धीरे उसको हमने एक बड़ी एजेंसी बना दी जिसका नाम दे दिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ऑब्वियसली जैसे देश आगे बढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे बढ़ी, सब लोगों के पास बहुत पैसे आने लगे, सो इट वाज नीड ऑफ द आवर, ओके, टू डू दिस, ओके। फेरा कैंसिल करना पड़ा, हम लेकर आए फेमा, विच इज गुड, ओके। फेरा वॉज अननेसेसरली अ बैड लॉ, फेमा इज अ वेरी गुड लॉ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ओके, ठीक है, ओके। एंड देन यू कैन से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। ये दो लॉ के द्वारा, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन्वेस्टिगेट करता है। एक और काम करता है दैट इज कॉल्ड यू कैन से फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ठीक है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, उसके द्वारा भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पावर डिराइव करता है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है। कॉफे पोसा का भी इन्वेस्टिगेशन ये लोग करते हैं। आईएनएक्स मीडिया, 2G स्कैम, यस बैंक का स्कैम, ये सब स्कैम के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने वाले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में बातें हुई, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। सो वी स्टार्टेड विद द चीफ अपॉइंटमेंट का यू कैन से कंट्रोवर्सी, ठीक है, ये हमने आपको बताया, ठीक है। और ये कंट्रोवर्सी वाज कमिंग फ्रॉम प्रकाश सिंह केस, बट एट द सेम टाइम वी आल्सो अंडरस्टूड all the other important agencies, okay? All the best. Hello friends, welcome to ProTalent, and we are talking about RCEP came into existence in November 2020. दोस्तों, नवंबर 2020 को Regional Comprehensive Economic Partnership, which is known as world's largest trade bloc, came into existence. It has total 15 countries and it comprises of some around 30% of world's GDP. Okay, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो कौन कौन से कंट्रीज होंगे? आसियान के 10 कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ये पूरे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर ये पता होना चाहिए। तो कैसे याद रखेंगे? जापान प्लस साउथ कोरिया साथ में है, ठीक है, बाजू बाजू में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड साथ में है, और जिसने चालू किया दैट इज चाइना। ये कहानी 2012 से चालू हो रही थी आरसीईपी का डिस्कशन। उस जमाने में 16 कंट्रीज इकट्ठा होकर बात कर रहे थे, उसमें से एक था अपना कंट्री दैट इज इंडिया। इंडिया ने 2019 में ऑप्ट आउट कर लिया था, ठीक है दोस्तों। ये जो आरसीईपी है दैट इज नोन एज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एरिया, ओके। सो व्हाट इज अगेन से फ्री ट्रेड एरिया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? दोस्तों, जब दो या उससे ज्यादा कंट्रीज, ठीक है, या एक बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक लाइक यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया और यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा, ये सब लोग इकट्ठा होकर एक अग्रीमेंट करते हैं सो दैट दे रिड्यूस और दे एलिमिनेट वेरियस यू कैन से ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, बीच में उनके ट्रेड बैरियर होते हैं। ट्रेड बैरियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रेड बैरियर का मतलब है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इफ आई हैव टू सेल गुड्स और सर्विसेज, सामने वाली कंट्री उसके ऊपर कुछ टैरिफ लगाएगी, ये सुनो, या तो कस्टम टैरिफ लगाएगी कि भैया आपके यहाँ से हमारे यहाँ पे सामान आ रहा है, सो वी आर गोइंग टू चार्ज 10% मोर और 20% मोर ऑन इट, दिस इज कॉल्ड कस्टम टैरिफ। और कभी कभार नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं, ठीक है भाई। नॉन टैरिफ बैरियर क्या हो गया? अलग अलग रूल्स, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम इस तरीके से गिनते हैं, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हम आपको एंट्री नहीं देते हैं, या हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से हम ये रिस्ट्रिक्शन करते हैं। सो दोज रिस्ट्रिक्शंस आर नोन एज यू कैन से ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। ट्रेड बैरियर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टैरिफ बैरियर और दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर सीधा परसेंटेज लगा दिया, नॉन टैरिफ बैरियर में ऐसा कोई परसेंटेज होता नहीं है, पर अलग अलग तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। दोस्तों, इंडिया के लिए फ्री ट्रेड एरिया आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया का जो मार्केट साइज है ना, जो बोलते हैं कि भाई इंडिया बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है, पर हालांकि कंजम्पशन करने वाले लोग हैं ज़्यादातर मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास का नंबर इंडिया में कम है।
यस और नो, एंड देयर बाय ये इंडिया का जो रियल मार्केट साइज है वो बहुत छोटा है. वी नीड बिगर मार्केट. सो व्हेन वी गो फॉर फ्री ट्रेड एरिया, व्हेन वी गो विद दिस 15 कंट्रीज, वी गेट अ बिगर एरिया. Yes or no? We get to sell our items in ASEAN, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, China at a rate without any kind of barrier. Okay, this is an advantage. दूसरा advantage है that we will have a ability to have a good supply chain access. अब आप समझ सकते हैं यही तो बड़े एरिया है जहाँ पे सप्लाई चेन का बड़ा एक से डेवलपमेंट होता रहा है पिछले कुछ सालों में. इनफैक्ट पिछले 10-15 सालों में सप्लाई चेन के मामले में ये एरिया बहुत बड़ा बन चुका है. ये सुनो, और जब ये डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा है पूरे वर्ल्ड में कि भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में उतार चढ़ाव, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के अंदर एक से सस्ते और बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट, स्पेशलाइजेशन चाहिए, ये सब एक से बदलाव के अंदर इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट था कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ज्वाइन करें और हम उसका पार्ट करें. हालांकि इंडिया, ये जो 16 कंट्रीज में जब एक इंडिया था, ठीक है, इंडिया जनरली इस पर्टिकुलर एरिया का आउटलायर माना जाता था. आउटलायर इसलिए माना जाता था क्योंकि इंडिया का इन सभी कंट्रीज के साथ कभी भी ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव नहीं रहा. ठीक है, भले वो आसियान कंट्रीज हो जिसमें करीबन अभी हमारा से 25% जितना ट्रेड डेफिसिट है. ट्रेड डेफिसिट मतलब हम उन लोगों से ज़्यादा सामान खरीदते हैं और उनको कम सामान बेचते हैं. चाइना के साथ तो 50% जितना ट्रेड डेफिसिट है, ये सुनो, ठीक है. साउथ कोरिया के साथ 10%, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ परसेंट, जापान के साथ 7-8%, न्यूजीलैंड के साथ 1% का डेफिसिट, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक से और नेगेटिव. सो इन अ वे हम अगर इस ग्रुप में होते, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम होता. ओके, ये तो तय था, तो इंडिया ने अच्छा किया. ओके, नाउ फ्री ट्रेड एरिया के अलावा और कौन कौन से इस तरीके के एसोसिएशन होते हैं. एक होता है कस्टम यूनियन, जहाँ पे ट्रेड बैरियर हटा देने के बाद कॉमन ट्रेड पोजीशन दी जाती है ना. मतलब ये ऊपर वाला चीज़ प्लस ऐसा. कॉमन ट्रेड पोजीशन का मतलब क्या हो गया भाई, सभी लोग सेम तरीके के डील करेंगे. कॉमन मार्केट, लेबर और कैपिटल का मूवमेंट होगा. फिर इकोनॉमिक यूनियन लाइक यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन. पॉलिटिकल यूनियन मतलब जनरली नहीं होता है ना, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में होता है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना महत्वपूर्ण नहीं है. पर हमें पता होना चाहिए कि फ्री ट्रेड एरिया. और इंडिया ने क्यों ऑप्ट आउट कर दिया था दोस्तों? फियर ऑफ सर्ज इन चाइनीज इंपोर्ट. चाइना के साथ हमारा एक से 50% से ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है. ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जाते तो चाइना अपने गुड्स अलग अलग कंट्रीज के द्वारा इंडिया में भेजता. ठीक है, इन अ वे वी विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, अच्छा, एक और दिक्कत थी, बाकी की जो कंट्रीज थी, ठीक है, दे वर नॉट रेडी टू मूव द बेस ईयर फ्रॉम 2014 टू मोर रिसेंट ईयर, सो दैट वी कैन लुक एट द ड्यूटी का जो इम्पैक्ट है ना, दैट इज इन अ लेटेस्ट मैनर. मतलब 2014 की जो ड्यूटी चल रही थी और अभी की जो ड्यूटी है उन दोनों में अंतर होगा. ये सुनो, इंडिया बोलता है कि चलो भैया कॉमन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो वो सबकी कॉमन ड्यूटी देखते हैं, कौन सी? बोला लेटेस्ट. सबने बोला नहीं भैया 2014 की देखेंगे. इंडिया बोलता है कि गलत बात है, हम नहीं मानेंगे इस बात को. ठीक है, इंडिया बोलता है हमारे पास कोई सेफगार्ड मेजर नहीं है, अगर इंपोर्ट में सर्ज हो गया हम क्या करेंगे? देयर इज नो क्रेडिबल कमिटमेंट ऑन नॉन टैरिफ बैरियर. ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ से मानो नॉन टैरिफ बैरियर क्या हो गया, हमारे यहाँ से अगर मैंगो ऑस्ट्रेलिया जाएगी, ऑस्ट्रेलिया बोलेगा कि भैया आपके यहाँ पे से जो मैंगो आई उसके पैकिंग बराबर नहीं है क्योंकि उसके अंदर कीड़े हैं. ये सुनो, ठीक है, उसकी क्वालिटी बराबर नहीं है, आपका यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बराबर तरीके से मेंटेन नहीं होता है. उस तरीके से नॉन टैरिफ बैरियर के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा तो हमें दिक्कत होगी. ये सुनो, तो ये दिक्कतें हुई दोस्तों. इंडिया के पास करीबन 18 महीनों का टाइम है आरसीईपी को ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, पर बीच में ये कोरोना काल आ गया. कोरोना काल की वजह से अलग अलग देशों ने अलग अलग एक्टिविटी करना चालू कर दिया. जापान ने, ठीक है, अपना अलग से एक तरीके का फ्री ट्रेड एजेंसी एरिया अलग अलग देशों के साथ बनाना चालू करा, विच इज हाउ द थिंग्स हैव स्टार्टेड. ठीक है, बट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई बिलीव दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. ओके दोस्तों, आरसीईपी के साथ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए. ठीक है, दैट इज एपीईसी. ओके, और एससीओ. एक एक करके समझते दोस्तों. एपीईसी क्या है? एपीईसी इज एशिया
पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, दिसंबर 2020 में एपेक की मीटिंग हुई थी, विच वाज अ वर्चुअल मिनिस्टरियल मीटिंग हुई थी। ठीक है, प्राइमरली ये भी एक तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है दोस्तों। ये जो एपेक है, ठीक है, अगर एपेक का थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम देखें तो एपेक was started by some around 1994. ठीक है, they met at बोगोर टाउन इन इंडोनेशिया, बोगोर टाउन इंडोनेशिया में मिले थे। ठीक है, दे वांटेड टू मेक द बोगोर गोल्स का डेडलाइन, बोगोर गोल्स का डेडलाइन उन्होंने लगाया था 2020। ये सुनो कि तब तक हम हमारे जो गोल है वो फाइनल करेंगे और जो जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव करेंगे। वैसे 1994 में बगोर गोल आए थे। ऑफिशियली जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो ओरिजिन था वो करीबन 1989 में एज एन इकोनॉमिक ग्रुप बना था, विच मीन्स अगर कोई आपसे पूछे कि भैया एपेक का ओरिजिन कब हुआ था, सो इट इज़ 1989। ओके, उसके मेंबर कंट्री कौन है भैया? इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चाइना, हांगकांग, चिले, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, पेरू, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, Philippines, USA, Thailand, Singapore, Taiwan, Russia. These are the member. India is not a member of this APEC. Okay, India APEC का member नहीं है। ठीक है, similarly, if we talk about Shanghai Cooperation Organization, इनकी 20th summit हुई थी, which was chaired by Russian President Mr. Vladimir Putin. Okay, it was a virtual, you can say, summit हुई थी। ठीक है दोस्तों, SCO की जो 2021 और 2021-22 के दौरान जो प्रेसिडेंटशिप है दैट इज इन द हैंड ऑफ तजाकिस्तान। किसके हाथ में दोस्तों? तजाकिस्तान। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि SCO दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना। ओके, इसके पहले कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। ओके, दिस वर द 5 मेंबर जिसका नाम दिया गया शंघाई 5। ओके, शंघाई 5 नाम दिया गया। ओके, और 2001 में जब उज्बेकिस्तान उसमें जुड़ा तो उसको नाम दिया गया SCO, और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान उसके साथ जुड़े हैं। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। वापस समझते हैं, 2001 में उसके 5 मेंबर थे। ठीक है, जब उसको बनाया गया, उज्बेकिस्तान जब जुड़ा तब उसको बनाया गया। 1996 में शंघाई 5 से इसकी शुरुआत हुई थी। 5 कौन थे? कजाकिस्तान, ओके, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। ओके, ये 5 के बाद जब उज्बेकिस्तान आया, ठीक है, सो दे कन्वर्टेड इट्स नेम टू SCO, और इंडिया और चाइना बिकेम द मेंबर ऑफ SCO इन 2017। ओके, आई एम श्योर SCO के बारे में जब बात हो रही है तो ऑब्वियस है कि पाकिस्तान के जो इश्यूज है ना, उसके बारे में बात होगी, जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना के इश्यूज है ना, नॉट जस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अभी चाइना ने LAC के ऊपर हल्ला कर दिया था। ठीक है, तो हमने उसके बारे में बात करी। ठीक है, पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे उन्होंने कुछ एक से परेशानियाँ करना का चालू करा, तो वहाँ पे हमने एक से बात करना चालू करा। इंडिया ने बोला दैट एक से वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले ऑन INSTC, दैट इज नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। वहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, हम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चाइना ने बोला नहीं भैया तुम नहीं कर सकते हो। चाइना बोलता है BRI में आ जाओ तो हम आपको मदद करेंगे, CPEC में आ जाओ हम आपको मदद करेंगे। सो ये सब बातें होने लगी। सो दिस इज हाउ यू शुड बी नोइंग SCO एंड APEC। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटैलेंट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन? दोस्तों, अगर हम एक एग्जांपल लें, कोई स्टेट A है ना, स्टेट A रिसीव्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट B। ओके, स्टेट A रिसीव्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट B to return an individual to state B, okay,
where he can appear for a trial. For example, let us say Mr. Mehul Choksi was in Antigua. We requested Antigua, we requested UK to return Mr. Vijay Mallya, Mr. Nirav Modi, ठीक है, to our country. क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारी कंट्री में क्राइम किए थे. So we wanted them to appear for a trial. This is known as extradition. दोस्तों, extradition important क्यों है? From the legal point of view अगर हम बात करें, so it is very important because it brings this fugitives. Who are fugitive? भगेड़ू बोलते हैं जिनको, ठीक है, जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट के द्वारा वो फ्यूजिटिव है, या इवन क्राइम करके कोई भाग गया है ना, तो भैया वो फ्यूजिटिव हो गया. जरूरी नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए क्राइम करके वो भाग गया, ठीक है. सो दोस्तों, फ्यूजिटिव आर द पीपल हु कमिट क्राइम इन कंट्री बी एंड दे एस्केप टू कंट्री ए. ओके, सो इन ऑर्डर टू एस्केप the law of their own country, the fugitives, they flee to foreign countries, ठीक है, so that local law enforcement agency cannot do anything on them. Okay, extradition helps in doing what? Extradition will help to, you can say, do justice quickly. Okay, दोस्तों, उसके पीछे के कारण क्या है? ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्राडिशन करने के कारण क्या है? एक्स्ट्राडिशन इसलिए किया जाता है ताकि गवर्नमेंट के पास पावर आता है, ताकि ये फ्यूजिटिव को अगेन से बाहर से अपने देश में ला सके और उनके ऊपर एक तरीके से जस्टिस का प्रोसेस कर सके. ये सुनो, ताकि उनके देश में जो पॉलिटिकल टेंशन है, ठीक है, या जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को वो सेटल कर सके. देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड के बड़े बड़े केसेस हैं. इंडिया के ही 3 है इसमें से तो विजय माल्या, नीरव मोदी एंड मेहुल चोकसी. उसके अलावा कार्ल घोषण करके जापान के निसान कंपनी के मालिक थे. उन्होंने कुछ गफले करे थे, लेबनान में भाग गए थे, तो जापान ने लेबनान से उनको बोला कि भैया हमें वापस करिए. मैंग वांजाऊ यूएई कंपनी के मालिक, ठीक है, कनाडा में उनको अरेस्ट किया गया ऑन बिहाफ ऑफ यूएसए, क्योंकि ऐसा चार्ज लगाया गया था कि यूएई करके जो कंपनी है 5G की टेक्नोलॉजी बनाती है और ये लोग यूएसए का डेटा चाइना को देते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ दी एंटायर इशू इज देयर. ओके दोस्तों, एक्स्ट्राडिशन के लिए इंडिया की बहुत सारे कंट्रीज के साथ ट्रीटी है, स्टार्टिंग विद ऑस्ट्रेलिया टू चाइना टू इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, कुवैत, मलेशिया, थाईलैंड, यूएई, यूएसए, यूके. ठीक है, सभी अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारे अगेन से ट्रीटीज है. ठीक है, दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट you can say this extradition, so they come under, you can say, few act. So one is the Extradition Act 1962. Okay, the Extradition Act of 1962 जो बाद में 1993 में अमेंड किया गया था. ओके, सो उसके द्वारा ये एक्स्ट्राडिशन वाला पार्ट इंप्लीमेंट करवाया जाता है. ओके दोस्तों, एक्स्ट्राडिशन में कुछ यू कैन से कॉमन चीज़ें होना ज़रूरी है. ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सबसे पहला पार्ट है कि भैया क्या क्या चीज़ों के बेसिस के ऊपर एक्स्ट्राडिशन नहीं मिल सकता. ओके, तो सबसे पहली पार्ट है, ठीक है, सबसे पहला पार्ट है फेल्योर टू फुलफिल ड्यूअल क्रिमिनलिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूअल क्रिमिनलिटी. ओके, अगर कोई एक बंदे का जो क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कंट्री ए में उस एक्ट को क्राइम कहा जाएगा, पर कंट्री बी में वो क्राइम नहीं है, तो कंट्री बी ऑब्वियसली उस बंदे को भेजेगी नहीं, बोला हमारे यहाँ पे इसको क्राइम नहीं मानते हैं. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर यू कैन से इशू इज पॉलिटिकल क्राइम. कोई बंदे को पॉलिटिकल क्राइम के लिए पकड़ के रखा हुआ है. ठीक है, सो देन दे आर नॉट गोइंग टू सेंड दोज पीपल. लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंडिया में वी हैव दलाई लामा. तिब्बत से दलाई लामा इंडिया में है, बराबर है. अब चाइना बोलता है कि ही इज अ क्रिमिनल. किस चीज़ का क्राइम किया? उन्होंने बोला पॉलिटिकल क्राइम है. तो भैया इंडिया बोलेगा कि हम उनको एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते. यस और नो? ठीक है, चलिए ग्रेट. अनदर पॉइंट इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. ठीक है, कि भैया हमारे यहाँ पे इस तरीके का सर्टन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, हमारे यहाँ पे ये पनिशमेंट नहीं मिलता है.
आप इनको ले जाकर फांसी की सजा दे दोगे, कैपिटल पनिशमेंट दे दोगे, टॉर्चर करोगे, इस तरीके से जेल में रखोगे ताकि उनकी हालत खराब हो जाए, तो हम आपको वापस भेजेंगे नहीं। Yes or no? This is really important. Okay. Another point is कि भैया उस क्राइम करने के ऊपर स्टेट ए का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था। ओके तो भैया तो स्टेट ए ने जो डिमांड किया वो तो गलत कर दिया, उनको बुलाना ही नहीं चाहिए। Yes or no? और there is an absence of treaty, एब्सेंस ऑफ एनी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। अगर ये चीज़ें होती है तो कोई भी कंट्री एक्स्ट्राडिशन पे ध्यान नहीं देगी। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। यस और नो? सो दोस्तों ये है इस बार के एक्स्ट्राडिशन रिलेटेड इश्यूज। आपको पता होना चाहिए मेहुल चोकसी का केस थोड़ा फेमस हुआ था, सो देयर बाय यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 50 years ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? दोस्तों वी ऑल अंडरस्टैंड दिस इज बांग्लादेश, ठीक है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। बांग्लादेश हमारे साथ बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के साथ कनेक्टेड है। पहला वेस्ट बंगाल के साथ कनेक्टेड है। इनफैक्ट यही वेस्ट बंगाल था, ठीक है, और ये जो बांग्लादेश था जहाँ पे वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल का पार्टीशन किया गया था 1905 में, ब्रिटिशर्स ने किया था 1905। यस और नो? 1905 में ब्रिटिशर ने वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को किया था। फाइनल उसको 1911 में उसको वापस ले लेना पड़ा था, बट दैट हैज क्रिएटेड अ बिग मार्क, है ना, क्योंकि एक तरीके से डिवीजन हो गया था, ठीक है, और ये हिंदू मुस्लिम का डिवीजन हो गया था, और ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था और ये हिंदू डोमिनेटेड एरिया था। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, आसाम के साथ कनेक्टेड है, मेघालय के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, त्रिपुरा के साथ कनेक्टेड है ये छोटा सा, और यहाँ पे मिजोरम है, और इस तरफ वो बर्मा नाम के देश के साथ भी कनेक्टेड है। सो दैट मीन्स बांग्लादेश हैज, यू कैन से, बॉर्डर विथ टू नेशन, वन इज इंडिया, अदर इज बर्मा। Okay, this is what you should be knowing. Now, the big game is कि बांग्लादेश की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, I'm sure every one of you are aware that post 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। ये सुनो, और पाकिस्तान दो भागों में था। One is called East Pakistan, is this, ठीक है, and the West Pakistan, ठीक है, जो again से आज का पाकिस्तान, ठीक है। So obviously जब दो अलग अलग जगहों पे, है ना, अलग अलग जगहों पे जोग्राफिकली डिवाइडेड कंट्रीज होते हैं, तो वो दो कंट्री अलग रह नहीं सकते, ठीक है, मतलब सॉरी साथ में रह नहीं सकते, अलग ही रहेंगे, ठीक है। तो 1948 में, 1947 में देश आज़ाद हुआ, बांग्लादेश बना नहीं था, पाकिस्तान बना। तो 1948 में एक महत्वपूर्ण, लेकिन से लड़ाई चालू हुई, विच इज नोन एज अ लैंग्वेज मूवमेंट। द पीपल हियर were speaking Bengali, while Pakistan was saying that कि उर्दू is their official language, ठीक है, और ये लोग बोलते थे बंगाली को इक्वल स्टेटस दे दीजिए, ठीक है। तो भैया तो ये लैंग्वेज से शुरुआत हुई। लैंग्वेज is not very crucial factor many times, but what is very important factor was an economic issue, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न साइड जो पाकिस्तान था उसको बजट में से बहुत पैसा मिलता था और इन लोगों को पैसा मिलता नहीं था। Obviously, जब when you are not making in a equality manner, there is a problem. So एक तरफ इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरी तरफ आपकी लैंग्वेज का रिस्पेक्ट, ठीक है, और ये दोनों साथ में मिल गए तो लोगों ने लड़ाइयाँ चालू करी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, ठीक है। दोस्तों 1970 में जब जनरल इलेक्शन हुआ, ठीक है, तब उस समय पे मुजीबुर रहमान, ठीक है, दोस्तों ये जो मुजीबुर रहमान, अब आप ऐसे नाम बांग्लादेश की क्रिकेट टीम में सुनते होंगे, ठीक है, मुजीबुर रहमान की आवामी लीग थी, उसको लेकिन से क्लियर मेजोरिटी मिल गई, ये सुनो, बट मिलिट्री इन दी पाकिस्तान, ठीक है, जिसके अंदर करीबन 5% ही बंगाली ऑफिसर थे, ये लोग उसको अपोज करने लगे, ठीक है, बोला कि ये एक तरीके से ऐसी मुजीबुर रहमान जी गवर्नमेंट बना नहीं सकते, उन्होंने कुछ गफला किया होगा, जैसे आजकल बर्मा में चल रहा है ना, ठीक है, भाई आंग सान सू की को पकड़ के जेल में डाल दिया। वैसे ही उस समय पे याहिया खान, ठीक है, करके जो पाकिस्तानी जनरल थे, उन्होंने, ठीक है, उस तरीके से मतलब मुजीबुर रहमान को पावर देने से मना कर दिया, ठीक है। और जब उन्होंने
जब मना कर दिया तो ऑब्वियसली बांग्लादेश में नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप होने लगा। ये सुनो, तो दोस्तों 1971 25 मार्च, ध्यान रखना दोस्तों, ये 25 मार्च है, उस समय पे उन्होंने लड़ाइयाँ चालू करी। इंडिया ने मदद 25 मार्च को नहीं किया, इंडिया ने मदद उसके 9 महीनों के बाद दिसंबर में किया, ठीक है। तभी दिसंबर में विजय दिवस मनाया। क्यों किया, 2 मिनट में देखते हैं। 25 मार्च 1971, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट चालू किया, ऑपरेशन सर्च लाइट, ठीक है। अच्छे अच्छे नाम देते है ना, समझदार लोग ऐसा ही करते हैं, बराबर है, ठीक है भैया। अब हम ये नहीं बोले कि पाकिस्तान के लोग समझदार हैं, मतलब होंगे भी वहाँ पे भी, ठीक है, पर ऐसे अच्छे नाम देना बनता है, ठीक है। एनीवे, ऑपरेशन सर्च लाइट, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल्स या ऐसे जो भी लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, ठीक है, उन लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया या तो उनको मार डाला। बहुत सारी बंगाली वुमेन के ऊपर रेप किए गए भाई पाकिस्तानी आर्मी, ठीक है। और ये पूरा का पूरा बंगाल रेजिस्टेंस को ब्रूटली क्रश करने के बारे में बात हुई, विच इज ऑब्वियस था। पाकिस्तान को इस तरीके की लड़ाइयां नहीं लड़नी थी, उनको ये सब खत्म कर देना था, ठीक है। सो अब मुजीबुर रहमान को लेजिटिमेट पावर देना वो चाहते नहीं थे, ठीक है। तो उसी समय पे मुजीबुर रहमान ने जब ये ऑपरेशन सर्चलाइट 25 मार्च को किया, उन्होंने 26 मार्च को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, दैट वी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, ओके। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट वी आर इंडिपेंडेंट, और उन्होंने अपने साथियों को मिलकर मुक्ति बाहिनी की शुरुआत करी। मुक्ति बाहिनी वॉज अ गुरिल्ला वॉरफेयर, दिस इज व्हाट दे स्टार्टेड विद पाकिस्तानी फोर्सेस, ठीक है। और इस समय पे ध्यान रखना, यही वो समय था 1971 जब मुक्ति बाहिनी वहां बनाई गई, पाकिस्तान ने यहाँ पे कहर मचाना चालू करा, तो बहुत सारे सिविलियन दे स्टार्टेड टू अगेन से मूव टू वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत सारी जगह पे वो आना चालू कर दिए। इसी की देन है आसाम अकॉर्ड करना पड़ा, उसी की देन है अभी जो एनआरसी वहां पे हो रहा है, ठीक है। दोस्तों ये जो लड़ाइयाँ चली वो करीबन 9 महीना चली। इंडिया के फोर्सेस ने, ठीक है, मुक्ति बाहिनी को से आर्म्स एम्यूनिशन देने की कोशिश करी। इंडिया फाइनली एंटर्ड ऑन 3 दिसंबर इन बांग्लादेश, ठीक है, 3 दिसंबर को वो वहां पे एंटर हुआ। दोस्तों ध्यान रखना जरूरी है, इंडिया को 3 दिसंबर को मतलब 9 महीने क्यों लगे, क्योंकि इंडिया को सिर्फ इसी बॉर्डर पे लड़ाई थोड़ी लड़नी थी, ठीक है, ईस्ट साइड पे लड़ाई थोड़ी, वेस्ट साइड पे भी सब कुछ सपोर्ट करना था। तो वेस्ट साइड के ऊपर उन्होंने भरपूर मेहनत करी, ठीक है। सिमिलरली उन्होंने यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे मेहनत करी। पाकिस्तान का दोस्त दैट इज अमेरिका, अमेरिका ने अपना एक बड़ा जहाज भेजा, ठीक है, इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए। तो इंडिया का दोस्त सोवियत यूनियन, उन्होंने भी अपना जहाज भेजा, ठीक है। तो मतलब ये लड़ाइयाँ इस तरीके से भी चली। 3 दिसंबर को इंडिया एंटर हुआ, ठीक है। पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्सेस के जो बेसिस थे उसके ऊपर भरपूर इनसे अटैक करना चालू करा, ठीक है। बहुत सारे एयरफोर्सेस डिस्ट्रॉय करे गए, उनमें से वन ऑफ देम इज वेरी फेमस कॉल्ड भूज, ठीक है, जहां पे एक से अजय देवगन साहब को भेजा गया था। अजय देवगन साहब ने वहां की औरतों को मिलाकर वहां पे अच्छे रोड बनाए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूरे एयर बेसिस अटैक कर दिए थे, ठीक है। फाइनली ऑन 16 दिसंबर 1971, अजय देवगन गलत बोला था भाई, हाँ एग्जाम्पल था, वो तो मूवी आ रही है इसके साथ कनेक्ट करके हमने बोला, ठीक है, ओके। सो फाइनली ऑन 16 दिसंबर, ठीक है, विजय दिवस मनाया गया, ठीक है। ऑफिशियली दिस इज 16 दिसंबर को इंडियन फोर्सेस ने बांग्लादेश को से पाकिस्तान से अलग कर दिया, ठीक है। दोस्तों ये समझना जरूरी है, बांग्लादेश सेलिब्रेट्स देयर इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 मार्च, ओके, और विजय दिवस मनाते हैं ये लोग ऑन 16 दिसंबर, ओके। इंडिया ने इस तरीके से इनको मदद करी थी, ठीक है। दोस्तों विजय दिवस या विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 दिसंबर। दोस्तों
1971 की वॉर के 50 साल कंप्लीट हुए, इसकी वजह से वो 122 मेंबर की कंटिजेंट को बांग्लादेश ने भेजा था। बांग्लादेश आर्म फोर्सेस ने 72nd रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था। दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप वी हैव विथ बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, ये था बांग्लादेश किस तरीके से बना। बांग्लादेश के साथ इंडिया की बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहती है। ठीक है, हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज संप्रीति। ठीक है, नेवी के साथ हम एक्टिविटी करते हैं विच इज एक्सरसाइज मिलान। इंडिया और बांग्लादेश ठीक है से के बीच में सबसे लंबी बॉर्डर है। ठीक है, पूरे अलग अलग देशों के साथ मिलाकर जितनी भी बॉर्डर है इंडिया की, उसमें सबसे ज़्यादा बॉर्डर इंडिया की है ये बांग्लादेश के साथ। 4097 किलोमीटर की बॉर्डर है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री दैट इंडिया शेयर्स with any other neighbor. Okay, and we have a good land boundary agreement. ठीक है, we also have lot of common river. ठीक है, कितनी common rivers है दोस्तों? 54 common rivers है। क्या मजाक है? बिल्कुल 54 कॉमन रिवर्स है और डिस्प्यूट चलता रहता है। ये तीस्ता रिवर के ऊपर डिस्प्यूट चलता रहता है, ये सुनो। ठीक है, बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया का। ठीक है, हमारा उसके साथ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता रहता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हम उनके साथ अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करते रहते हैं। वी हैव आल्सो वर्कड ऑन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इनिशिएटिव फॉर मोटरेबल से रोड और मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी हमने किया, विच इज नोन एज BBIN। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है ये, पर किया था हमने, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, इंडिया का जो से बांग्लादेश के साथ जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या हुआ। बांग्लादेश ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऑफिशियली इंडिया को थैंक किया था। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम बांग्लादेश सपोर्टेड, ठीक है, इंडिया इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, जो अभी इलेक्शन हुआ उसके अंदर। एट द सेम टाइम ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश आर द मेंबर ऑफ सार्क। सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एट द सेम टाइम वी आर मेंबर ऑफ BIMSTEC. What is BIMSTEC? BIMSTEC is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Yes or no? हम उसके मेंबर हैं। Okay, and at the same time you can say Indian Ocean Rim Association, ठीक है, के भी हम मेंबर हैं। 2021 के चेयरमैनशिप पे बांग्लादेश है। Yes or no? Indian Ocean Rim Association, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और बांग्लादेश ने उनके वहाँ की एक फैनी रिवर है, रिसेंटली वहाँ की फैनी रिवर का पानी त्रिपुरा के लोगों को देने के लिए उन्होंने अप्रूव किया है। ठीक है, वी हैव सम डिस्प्यूट। ठीक है, व्हाट आर द डिस्प्यूट? रोहिंग्या क्राइसिस। यस और नो? रोहिंग्या कहाँ से आते हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम म्यांमार, बर्मा। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज को साथ में मिलकर उस चीज को सेटल करना है। वी हैव ए इश्यू ऑफ NRC इन आसाम। ठीक है, जहां बांग्लादेश बोलता है कि वी डोंट एक्सेप्ट एनी इलीगल माइग्रेंट। ठीक है, सो वी आर नॉट ओके विथ इट। ठीक है, ओके, सो दिस इज हाउ द आइडिया इज। ओके, आई होप दिस 750 years of this India Bangladesh relationship is very crucial। मेरा मानना है कि इस साल ये पूछा जाने वाला सवाल है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, ये जो 2021 में रिपब्लिक डे में परेड हुई, उसके पहले 2016 में फ्रांस के ट्रूप्स आए थे और 2017 में UAE के ट्रूप्स आए थे। ठीक है, चलिए, ग्रेट। सो आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। Hello friends, welcome to Pro Talent and we are talking about India-China border dispute. My dear students, I'm sure you know this is a rough boundary of India. Okay, ये आपको दिख रहा है, ये है आपका you can say जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख। ठीक है, ओके, और यहाँ पे एक लाइन है जिसको हम नाम देते हैं LAC। ओके, हम बात करते हैं 2 मिनट में LAC होता क्या है। ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले एक बार आइडिया समझ लेते हैं कि इंडिया
और चाइना का बॉर्डर 3 भागों में डिवाइडेड है। ये जो पहला पार्ट है विच इज अक्साई चीन और लद्दाख के आजू बाजू है, विच इज नोन एज वेस्टर्न सेक्टर। देन दिस मिडल एरिया विच इज हिमाचल और उत्तराखंड वाला रीजन विच इज अ सेंट्रल सेक्टर, और यहाँ जो सिक्किम से चालू होकर पूरा अरुणाचल प्रदेश के साथ कनेक्टेड एरिया है विच इज नोन एज ईस्टर्न सेक्टर। ओके दोस्तों, आपको पता होगा ज़्यादातर ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर के ऊपर लड़ाइयाँ होती रहती है। ठीक है, लड़ाइयों का महत्वपूर्ण कारण इज अ बॉर्डर। ठीक है, जहाँ कहीं बॉर्डर वहाँ कहीं लड़ाइयाँ, सिंपल। ओके, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के साथ कहानी हमें समझ में आना चाहिए। दैट यू कैन से ये जो कनेक्टेड रीजन है जिसको हम चाइना बोलते हैं, बेसिकली इट इज कनेक्टेड टू तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन। ओके, चाइना का ही पार्ट है, चाइना बोलता है हमारा पार्ट है। ठीक है, और इसकी वजह से वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ यू कैन से नेगोशिएशन विद देम। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट यू शुड नो इज दिस ब्लू कलर की बड़ी लाइन विच इज नोन एज ब्रह्मपुत्रा रिवर विच इज कॉल्ड सांगपो रिवर इन तिब्बत। ठीक है, इस तरीके से घूमते 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 इट इज कमिंग, इट इज एंटरिंग थ्रू अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया। ओके, ठीक है, यहाँ पे एक सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, और ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो हमने अभी रिसेंटली रोड बनाया है। ठीक है, जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी रोड, दौलत बेग ओल्डी रोड। ठीक है, जो हमने बनाया था, जिसकी वजह से गलवान वैली, पेंगोंग सो लेक, इन सब में प्रॉब्लम होना चालू हो गया था। ठीक है, हालांकि हम वापस इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये सब तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर जून की लड़ाइयाँ थी। हम वापस अभी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली यू कैन से सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टुक प्लेस। ठीक है, क्या हुआ चलिए समझते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली चीज ये समझना जरूरी है दैट देयर इज अ स्ट्रेटेजिक तिब्बत हाईवे जो अरुणाचल प्रदेश के पास बनाया गया है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक यू कैन से तिब्बत हाईवे। ओके, ये किसने बनाया भैया? तिब्बत में बनाया तो ऑब्वियसली चाइना ने बनाया होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पहले समझ लेते हैं क्योंकि वो हमारे साथ रेगुलरली कनेक्टेड होगी। ठीक है दोस्तों, चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है यारलुंग सांगपो। क्या नाम है उसका? यारलुंग सांगपो। ओके, ठीक है, ये जेंगपो बोल सकते हैं, सांगपो बोल सकते हैं। तिब्बत में उसको सांगपो ही बोलते हैं। ओके, सांगपो बोलते हैं। ओके, इंडिया में उसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में उसको जमुना बोलते हैं। ओके, ये बांग्लादेश में भी जाती है और फाइनली इट गोज टू बे ऑफ बंगाल। ये ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक के पास, कैलाश रेंज के अंदर, लेकिन से वहां पे ग्लेशियर है, वहां से ये डेवलप होती है। तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना से ये पास होते ही अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, अरुणाचल प्रदेश से आसाम, आसाम से बांग्लादेश, एंड फाइनली ठीक है ये से एंटर होती है बे ऑफ बंगाल में। ओके, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में सादिया टाउन के पास ये मैच होती है। ठीक है, इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन सी है? दिबांग, लोहित, सियांग, बुरही-दियांग, तिस्ता एंड धनश्री। ये पेरेनियल रिवर है। ओके, ये पेरेनियल रिवर है, ये गंगा को भी मिलती है और बाद में वो बे ऑफ बंगाल में सुंदरबंस डेल्टा में मिल जाती है। ओके, दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। अब ये जो हाईवे बनाया है वो 2014 से उन्होंने बनाने की चालू करा था। ठीक है, दिस इज नोन एज यू कैन से द हाईएस्ट यू कैन से हाईवे इन अ कैन्यन, ग्रैंड कैन्यन, यालुंग सांगपो के ऊपर जो कैन्यन है वहां पे ये बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ एक रेलवे लाइन भी जुड़ी गई है, जो रेलवे लाइन 2006 में बनाना चालू करी थी। 2020 में इन्होंने उसको कंप्लीट करने का टारगेट लगाया था, बट इट इज गोइंग टू टेक सम मोर टाइम। ठीक है, इट इज गोइंग टू टेक सम मोर टाइम। ओके, अब हम पहुंचते हैं हमारे ये डिस्प्यूट वाली चीज के ऊपर। ठीक है, पहले उस बात को समझ लेते हैं कि भैया इंडिया और चाइना की लड़ाई किस बात की है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं दैट ये जो LAC है, ठीक है, वो क्या है, LAC बना कैसे? इट इज नोन एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC
इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों इस तरफ जो पाकिस्तान के साथ होता है उसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज अ डिमार्केशन, ठीक है, जो सेपरेट करता है कि भैया ये चाइना तुम्हारा एरिया, ये हमारा एरिया। ओके दोस्तों, LAC इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम LOC। LOC 1948 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर निगोशिएशन हुआ, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन ने किया, उसके द्वारा हमने LOC बना के रखा था, ठीक है। ओके दोस्तों, जो LOC बना वो फाइनली एक 1972 का शिमला एग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर बनाया गया था। वाइल LAC, समझना, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इट इज ओनली अ कंसेप्ट। दोनों कंट्रीज ने कोई तरीके का एग्रीमेंट नहीं है, कोई डिमार्केटर ग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सर नो, ये बस यू कैन से दो लोगों के बीच में एक तरीके का यू कैन से इम्प्लाइड एग्रीमेंट कि वो जो आपको पहाड़ दिख रहा है, ठीक है, वो माउंटेन दिख रहा है, वो माउंटेन के ऊपर आपको जो पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ के उस तरफ वाला जगह तुम्हारा, पेड़ के इस तरफ वाला मेरा, ठीक है। दिस इज हाउ द आइडिया इज। 3400 यू कैन से 88, दैट इज 3488 किलोमीटर लॉन्ग LAC होता है। ओके ठीक है, और चाइना बोलता है भाई रुको एक मिनट, ये इतना बड़ा किलोमीटर का रीजन थोड़ी है, सिर्फ 2000 किलोमीटर का रीजन है, LAC है, बाकी सब हमारा है। चलिए कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। LAC में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? LAC में ये ईस्टर्न सेक्टर है विच इज 1346 किलोमीटर का रीजन, ठीक है। देन दिस इज 545 किलोमीटर का रीजन इन सेंट्रल सेक्टर। इन अ वेस्टर्न सेक्टर इट इज 1597 किलोमीटर, ये सबसे बड़ा सेक्टर है, ठीक है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये जो LAC का जो अलाइनमेंट है, ठीक है, इट इज कमिंग फ्रॉम मैकमोहन लाइन, ठीक है। कहां से आता है? मैकमोहन लाइन, सॉरी नॉट मोहन, मैकमोहन लाइन, ठीक है दोस्तों। ये जो एक एग्रीमेंट हुआ था चाइना और एक से ब्रिटिशर के बीच में, जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक ये बनाया गया है, ठीक है। हालांकि अगर हम इसको समझे तो चाइना इस बात के साथ सहमत नहीं है, ठीक है, चाइना इस बात के साथ सहमत नहीं है। मैकमोहन लाइन, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब डिस्प्यूट होने की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहली चीज, ये जो इंडिया ने, है ना, दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड, ओके, ये रोड बनाया विच विल हेल्प अस, यू कैन से ऑल वेदर रोड कनेक्टेड टू सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे देश को बचाने के लिए हमें वहां पे कंटिन्यूअस कनेक्शन चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने वहां पे काम करना चालू करा। चाइना को हमारा जो कॉड के साथ मीटिंग होती है, ठीक है, वो उनको पसंद नहीं आया, ठीक है। एट द सेम टाइम यू कैन से जो चाइना का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, ठीक है, जो है जिसमें इंडिया उसको अपोज करता है, ठीक है, उसमें भी चाइना को प्रॉब्लम है, ये सब नो, ठीक है, हम अपोज कर रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से ये पास होता है, इंडिया बोलता है ये गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है, वो हमारा रीजन है, ठीक है, आपको यहाँ से जाना ही चाहिए, ठीक है, पर वो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम साउथ चाइना सी में, ठीक है, चाइना अपने आप को ग्रो कर रहा है, इंडिया बोलता है कि भैया रुको। ओके, सिमिलरली ये जो अपना वुहान वायरस, मतलब ये अपना वायरस आ गया है ना, जिसने पूरे वर्ल्ड में कहर मचा दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें होने लगी। सो जो अभी दिक्कतें हुई थी लास्ट ईयर 2020 में, दैट हैज हैपन एट गलवान वैली एंड पेंगोंग सो लेक, वहां पे हुआ था। दोस्तों ये जो दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड, ठीक है, जो बनाया है, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो करीबन 14,000 फीट के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। इट इज जॉइनिंग लेह विथ काराकोरम पास, ठीक है, लेह को काराकोरम पास के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। चलिए ग्रेट, ये तो बात बराबर हो गई, ये तो बहुत सिंपल सी गणित हो गई। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो से चाइना ये सब मेहनत करता रहता है,
ठीक है, और उसके सामने इंडिया भी मेहनत करता रहता है। उनके साथ हिस्ट्री में क्या हुआ, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें वेस्टर्न सेक्टर के बारे में, ठीक है, तो ये चाइनीज गवर्नमेंट बोलता है 1962 वॉर के बाद ये बोलता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ जिंगजियांग प्रोविंस, ठीक है, ये पूरा एरिया जिंगजियांग प्रोविंस का पार्ट है। आपको याद होगा जिंगजियांग प्रोविंस इज अ प्रोविंस वेयर यू कैन से दिस मुस्लिम कम्युनिटीज आर लिविंग। ओके, चाइना उन लोगों को दिक्कत में रखता है। ओके, फिर आता है ये सेंट्रल सेक्टर। जनरली ये सेंट्रल सेक्टर का डिस्प्यूट इतना ज्यादा होता नहीं है, पर रिसेंटली डोकलाम और नाथुला पास में ये प्रॉब्लम हुआ था, ये सुनो। और सबसे महत्वपूर्ण जहां पर डिस्प्यूट होता रहता है वो है आपका ईस्टर्न सेक्टर, जहां पे मैक मेहोन लाइन जो इंडिया और चाइना को डिफरेंशिएट करती है, ठीक है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है वो अंदर घुस गई थी और उन्होंने बोला था कि अरुणाचल प्रदेश हमारा रीजन है। ठीक है दोस्तों, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट होती है उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, देयर वर मेनी यू कैन से एफर्ट्स और इनिशिएटिव वर टेकन प्लेस। वन ऑफ देम वाज दिस शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1914। आप समझ सकते हैं 1914 में इंडिया आजाद हुआ नहीं था, सो इट वाज बिटवीन ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटीज एज वेल एज यू कैन से द चाइनीज यू कैन से अथॉरिटी। अब चाइना भी उस जमाने में बना नहीं था, तो इट वाज ऑल अबाउट तिब्बत। ठीक है, चाइना तो 1950 में बना ना, नया चाइना 1950 में बना। तिब्बत उस जमाने में देखा जाए तो अलग नेशन था, पर चाइना उसकी सोवरेनिटी मानता नहीं था, और इसकी वजह से ये जो शिमला एग्रीमेंट के कनेक्टेड जो मैक मेहोन लाइन बनी, जो एस्टेब्लिश करी गई थी, जो तिब्बत एक्सेप्ट करता था, ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटी एक्सेप्ट करती थी, पर चाइना इसको एक्सेप्ट करता नहीं है। ओके, आई होप यू गेट दिस आइडिया, वेरी गुड। देन केम 1954। ठीक है, ये था 1962 के पहले का समय। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई करते करते एक लड़ाई हो गई। चाइना ने इस बात को एग्री नहीं किया। पंचशील का करार, ठीक है, इट वाज अ पैक्ट अबाउट टेरिटोरियल बाउंड्री एंड सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो पंचशील एग्रीमेंट को चाइना वैसे भी फॉलो करता नहीं है, तो न शिमला एग्रीमेंट को फॉलो करता है, ठीक है, न पंचशील को फॉलो करता है। फिर आया 1989 का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। अब ये डिस्प्यूट चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं दोनों देशों को मिल मुलाकर एक ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का काम करना पड़ेगा, विच इज नोन एज CBM। ओके, तो ये किया, जहां पे डिस्प्यूट को म्यूचुअली और पीसफुली कैसे सेटल किया जाए उसके बारे में बातें करी। ये सुनो, हालांकि उसका कोई महत्वपूर्ण बात हुआ नहीं। सो 1993 में अक्साई चीन, ठीक है, को इंडिया ने बोला दैट इट इज द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का पार्ट है। ठीक है, तब जाकर एक तरीके का एग्रीमेंट साइन हुआ, जहां पे PV नरसिम्हा राव और उस समय के जो चाइनीज प्रीमियर थे उनके साथ मिलकर ये 1993 में LAC के बारे में बातें हुई। ओके, 1993 आपको पता होगा LAC कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, LAC कोई एग्रीमेंट नहीं है, LAC कोई तरीके की डिमार्केशन वाली लाइन नहीं है। ठीक है, पर मान लिया जाता है कि ये तुम्हारा पार्ट है, मतलब लोग अग्री कर लेते हैं पीस मेंटेन करने के लिए। बाद में प्रिंसिपल्स फॉर रिलेशंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन 2003 में भी इस तरीके की बातें हुई, बराबर है। एंड फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर 2005 में हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी ये बात करी गई कि LAC किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, मॉडलिटी क्या वर्कआउट करी जाए। फिर 2012 में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बिठाई गई, जिन्होंने कॉमन टर्म्स बनाने की कोशिश करी। उसके बाद करीबन 2018 के बाद, ठीक है, मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब मिलते रहते थे। ठीक है, पहली बार ये लोग मिले वुहान में 2018 में। इट वॉज इनफॉर्मल मीटिंग। वहाँ उस समय पर मोदी साहब को क्या पता कि वुहान से एक वायरस निकलेगा। ठीक है, पर एनीवे, ठीक है, डोकलाम में लड़ाइयाँ हुई थी, तो उस लड़ाइयों को सेटल करने के लिए वहाँ पे मीटिंग हुई। सेकंड इनफॉर्मल मीटिंग टुक प्लेस इन इंडिया, महाबलीपुरम में। ठीक है, जहाँ पे बायलैटरल टॉक को और बढ़ाने के बारे में बातें करी गई। ठीक है, सो ये था चाइना और इंडिया के बीच के, ठीक है, से कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज। आई होप दिस इज रीजनेबली क्लियर in your mind that how China India border
disputes have shaped up with respect to time frame, with respect to geographic location, with respect to some issues connected to LAC, LOC, ठीक है, और अभी चाइना जो हाईवे बना रहा है, ठीक है, इसकी वजह से we started to talk about this. Okay, I hope it is very clear to everyone. All the best.